Namaskar, this is Rani from Kenman Foundation. Today we have Dr. Sushila Kataria with us, and she doesn't need any kind of introduction. Her name states everything. Dr. Kataria is having 19 years of practice in internal medicine. At the moment, she is one of the directors in internal medicine at Medanta Medicity. Doctor has experience in various infectious diseases like HIV care, preventive health, and adult vaccination. So, Doctor, I would like to know some of the questions, some of the answers we are facing during this COVID-19. And I'll just ask you कि आप मेरे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बातें बताएं जो हम इतना ज़्यादा कोविड की वजह से पैनिक हैं, किस तरीके से हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, किस तरीके से इस डिजीज को फाइट कर सकते हैं. थैंक यू रानी. आई एम रियली ऑनर्ड, आई फील प्रिविलेज्ड कि आपसे मेरी बात हो रही है और आपके थ्रू हमारे दर्शकों से भी बात हो रही है. सो यस, आई विल बी हैप्पी टू शेयर जो भी मैंने पिछले 4 महीने में सीखा है इस बीमारी के बारे में. I, with my experience, with others' experience, whatever I can tell people and help them, I'll be happy. Yes, ma'am. So, कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो सबके मन में आते हैं हमारे लिए. So, just first question is, I'm very healthy, but still I can be caught up with COVID. So, what sort of precautions I should take to protect myself from COVID? ये बात सच है कि भाई क्योंकि ये नया वायरस है और इसके खिलाफ इम्यूनिटी किसी के बॉडी में नहीं है, तो हेल्दी अनहेल्दी सबको अफेक्ट कर सकता है. उस डिजीज का कोर्स क्या होगा वो डिपेंड कर सकता है. हेल्दी पर्सन में थोड़ा माइल्ड होगा और जिनको थोड़ी इम्यूनिटी वीक है तो उनमें सीवियर हो सकता है. सो पहली बात तो ये समझे हम कि ये जो इन्फेक्शन है ये ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट है मास्क. अगर हमारा नाक और मुंह ढका हुआ है तो हम वायरस छोड़ नहीं रहे. अगर हम किसी कारण से संक्रमित हैं और हमें पता नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हैं. और दूसरा, अगर हमें नहीं पता कि बाकी लोग इन्फेक्टेड हैं या नहीं है, पर क्योंकि अब नॉर्मल जिंदगी भी चलती रहेगी, हम हमेशा के लिए तो लॉकडाउन में नहीं रह सकते. सो अगर दूसरे लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं पर आप ले रहे हैं, आप एक अच्छा मास्क पहने हुए हैं, सारा टाइम उस मास्क को नाक और मुंह को कवर करते हैं, और जब भी एडजस्ट करना होता है सिर्फ नाक, ये कान के पीछे की स्ट्रिंग या सिर की स्ट्रिंग से उसको एडजस्ट करते हैं. बार बार मास्क को ऊपर नीचे नहीं करते या मास्क के आउटर और इनर सरफेस को नहीं टच करते और अपने हाथों का हाइजीन का ख्याल रखते हैं, तो 97% प्रोटेक्शन तो उसी से हो जाता है. Good. बाकी बचे हुए 3% जो है वो फॉर्माइड बॉर्न ट्रांसमिशन. फॉर्माइड मतलब किसी सरफेस को हमने टच कर दिया, किसी नोब को हमने टच कर दिया, फिर उससे हमने अपने फेस को टच कर लिया. सो वो पहले सोचा जाता था कि ये एक बड़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो एक कम है. मेजर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबॉर्न या लिमिटेड एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट हम कह सकते हैं. तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट कफिंग एटिकेट्स, स्नीजिंग एटिकेट्स और मास्क पहनना. पब्लिक एरियाज में हमेशा मास्क पहनना चाहिए. Thank you, doctor. This one very useful for us. Second thing, if somebody is corona positive, so what sort of precautions that family and patients should take? जब भी किसी व्यक्ति को कोरोना का इन्फेक्शन होता है, उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि क्या इस पेशेंट को हम घर पे मैनेज कर सकते हैं या इसे अस्पताल आना होगा. तो 70 से 80% लोग ऐसे होते हैं जिनका इन्फेक्शन या तो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक स्टेज पे होता है, मतलब उन्हें कोई इन्फेक्शन, उनके सिम्टम्स नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, या फिर बहुत कम है, और ऐसे लोगों को हम घर पे मैनेज कर सकते हैं. जो पेशेंट घर पर मैनेज होते हैं उसके 2 उद्देश्य हैं कि एक पेशेंट ठीक हो जाए, दूसरा ये इन्फेक्शन की जो कड़ी है वो वहीं की वहीं ब्रेक हो जाए. सो पेशेंट को क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन होना है और फैमिली को भी होम क्वारंटाइन होना है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जब परिवार में एक व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस हाउस होल्ड में बाकी लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जो कि हो सकता है उस समय वो उनमें लक्षण नहीं है पर 1 हफ्ते के बाद उनमें लक्षण आ सकते हैं. सो होम क्वारंटाइन का सीधा मतलब ये है कि हम घर को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हेल्थ रीजन से जरूरी ना हो, और पेशेंट एक कमरे में रहेगा, एक ही बाथरूम यूज करेगा जिसे और कोई यूज नहीं करेगा, कॉमन चीजें शेयर नहीं होंगी उसमें, और अच्छे से खाना पीना, एक लेवल ऑफ एक्टिविटी मेंटेन करना, एक पॉजिटिविटी मेंटेन करना चाहिए. ऐसे में आप 70 to 80% पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं. बाकी बचे हुए जो 30 से 20% पेशेंट्स हैं उनको हो सकता है अस्पताल जाने की जरूरत हो और डॉक्टर की मदद की भी जरूरत होगी, और ऑक्सीजन थेरेपी या किसी स्पेशल दवाई की जरूरत हो सकती है. डॉक्टर, जैसे कि होम क्वारंटीन और हॉस्पिटल क्वारंटीन 2 फैसिलिटीज हमारे पास हैं, तो किसके लिए हॉस्पिटल क्वारंटीन की फैसिलिटी को रिकमेंड किया जाता है और किसे होम आइसोलेशन के लिए रिकमेंड किया जाता है? जी, तो इसमें बहुत ही अच्छी हमारी गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, कि होम क्वारंटाइन उन पेशेंट्स के लिए है. उनकी पहली जो उसकी कंडीशन है वो ये है कि पेशेंट को या तो सिम्टम्स नहीं है
या माइल्ड सिम्टम्स हैं, मतलब हल्का बुखार है, गला खराब है, शरीर दुख रहा है, सिर दर्द वगैरह है, पर उनको वो खा पी सकते हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वो बहुत ब्रेथलेस नहीं है, कंफ्यूज्ड नहीं है और बहुत एक्सट्रीम्स ऑफ एज नहीं है, मतलब 65 साल से ऊपर के नहीं है या बहुत 2 साल से छोटे उम्र के बच्चे नहीं। पहली रिक्वायरमेंट डिजीज का माइल्ड होना। दूसरी रिक्वायरमेंट कि घर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि एक कमरा आप अलग से पेशेंट के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, इतनी सुविधा होनी चाहिए, एक कमरा होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए। फिर पेशेंट को खाना देने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए केयर गिवर भी होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास ये दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं वो होम क्वारंटाइन में जाते हैं। किसी के पास डिजीज माइल्ड है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को फिर हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। तो डॉक्टर, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस आप सजेस्ट करती हैं? जी, प्रेगनेंसी में भी ऐसे इन्फेक्शन हो सकते हैं और जो हमने देखे भी हैं। फॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी में बहुत एडवर्स आउटकम्स नहीं होते अनटिल अनलेस की और कोई कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में नहीं चल रही हैं। फिर भी ये सब कहना एक तरफ है, लेकिन प्रिकॉशन रखना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें 2 लोगों की 2 जान इन्वॉल्व हैं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा सिवियर होगा तो बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है, अर्ली डिलीवरी हो सकती है और मदर को अगर निमोनिया होगा तो मदर की सेहत को भी नुकसान हो सकता है। सो वही सारी प्रिकॉशंस एक और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हम कहते हैं भी पब्लिक आपको जब तक ज़रूरी ना हो बाहर मत जाएं, अननेसेसरी ट्रैवल्स को अवॉइड करें। अगर आप डॉक्टर की विजिट के लिए हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो आप मास्क अपने घर से पहन के निकलें और वापस घर जाकर ही उसे उतारें। बीच में उसे ऊपर नीचे करना, कुछ खाने पीने के लिए रुकना, ऐसा नहीं करना है। हैंड वॉशिंग का पर्टिकुलर ध्यान रखना है और हर इंसान को जो मास्क यूज कर रहा है उसे प्रॉपरली मास्क को डिस्पोज ऑफ भी करना है, एक ढक्कन बंद वाले डस्टबिन में, या फिर उसको आप अगर रीयूज कर रहे हैं तो आप अच्छे से उसको एक पॉलीथीन में डाल के ऐसी जगह पर रखें जहां से लिटरिंग नहीं होती और वो इधर उधर फैल के इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड करेगा। डॉक्टर, अभी जैसे हमारे पास ओल्ड एज में बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो शुगर, हाइपरटेंशन, बीपी के पेशेंट होते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल आप लोग कुछ रिकमेंड करते हैं कि भाई उन लोगों के लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर एक्स्ट्रा इंटेंसिव रहते हैं, तो वो किस तरीके के? बिल्कुल सही सवाल पूछा रानी आपने, ये बहुत ही वाजिब सवाल है जो बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। जो रिस्क फैक्टर हैं कि बीमारी सीवियर कब होती है, जो हमने अभी तक पाया है कि ज़्यादा एज होना, 65 साल के ऊपर उम्र होना, अनकंट्रोल्ड शुगर होना, ब्लड प्रेशर होना, लीवर, किडनी की या कोई भी सांस संबंधित दिक्कत अगर पहले से है तो इन लोगों को इन्फेक्शन ज़्यादा सिवियर हो सकता है और अनफॉर्चुनेटली जान जाने का खतरा भी रहता है। सो इन लोगों के लिए खासतौर से हम ये कहते हैं कि रिवर्स आइसोलेशन, क्योंकि इकोनॉमी खुल रही है, लोग बाहर जा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि जो बुजुर्ग हैं परिवार में वो ज़्यादा मिले जुले नहीं, वो इकट्ठे रहें। और अगर घर में बच्चे हैं जो बाहर काम करने जाते हैं वो भी इंटरेक्ट करते टाइम एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, पहला सवाल। दूसरा ये है कि डॉक्टर के पास अगर जाना जरूरी नहीं है तो वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। तीसरा ये है कि हाँ, शुगर और बीपी एक रिस्क फैक्टर है अगर कंट्रोल नहीं है तो। सो आप अपनी शुगर की दवाई, बीपी की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई अगर रेगुलर समय पे ले रहे हैं, आपकी बीमारी अच्छे से कंट्रोल्ड है, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर बीमारी सीवियर नहीं होगी। हमने पिछले 4 महीने में ये पाया है कि लोग जो 80 साल के भी हैं, जिनको और कोमॉर्बिड मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, हार्ट की, लिवर की और किडनी की, वो भी ठीक होकर घर जा रहे हैं। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि हम लोग वीडियो कंसल्टेशन यूज कर सकते हैं या ऑडियो कॉल के थ्रू डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स? बहुत ही उम्दा और मतलब बहुत ही वाजिब सवाल है ये तो, कि भाई डायलिसिस पेशेंट्स, कीमोथेरेपी पेशेंट्स, रेडियोथेरेपी पेशेंट, अब ये ऐसी चीजें तो हैं कि जो रुक नहीं सकती। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, बीमारी का डर है, लेकिन इससे का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भाई आप अपनी नॉन कोविड इमरजेंसीज को इग्नोर करें। अगर किसी कारणवश आपको जाना है, आपको छाती में दर्द हो रहा है या कोई भी कारण आपको हॉस्पिटल विजिट करना है, प्लीज हॉस्पिटल विजिट करिए। हॉस्पिटल ने अलग अलग सुविधाएं बना रखी है कोविड पेशेंट्स के लिए और नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए। अगर आप डायलिसिस पेशेंट्स हैं तो आपके लिए भी वही है कि अपनी डायलिसिस विजिट के टाइम पर ही पहुंचे, पहले ना पहुंचे, मास्क पहन के जाएं, सिंपल कपड़े पहने और उस मास्क को उतारे नहीं, डायलिसिस के दौरान वहां पर खाएं पिए नहीं, और वापस आकर आप अपना मास्क अच्छे से डिस्पोज ऑफ करिए, नहाइए, जूते चप्पल एक कोने में रखें, नहा धो के कपड़ों को धुलने के वॉशिंग मशीन में डालने के बाद नए कपड़े पहन लीजिए और हर रोज यही प्रक्रिया करिए तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा।
डॉक्टर जैसे अभी ये रेनी सीजन है, इसमें एक कॉमन फ्लू भी रहता है, कॉमन कोल्ड भी रहता है और कोरोना भी है, तो हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मेरे सिम्टम्स कॉमन फ्लू के हैं या कोरोना वायरस के? देखिए, ऐसा क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ना सिर्फ फ्लू से, अभी डेंगू भी आएगा, मलेरिया भी आएगा, लेप्टोस्पायरा भी आ सकता है अनफॉर्चुनेटली, इनको हम ट्रॉपिकल फीवर बोलते हैं। लेकिन फिर भी देखो कुछ सिम्टम्स कॉमन है, जैसे बुखार किसी भी चीज में हो सकता है, बॉडी एक हो सकते हैं, ये सब हो सकता है। लेकिन कई बार जैसे दस्त से शुरुआत होना या स्मेल का चला जाना, टेस्ट और स्मेल सेंसेशन का चला जाना अगर है, तो क्लिनिकली हम कह सकते हैं कि कोविड के चांसेस ज्यादा है। तो इसके साथ ही किस तरीके के डाइट में आप लोग चेंजेस को लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि इस तरीके के डाइट चेंजेस हमें करना चाहिए? कुछ लोग हेल्दी हैं लेकिन कुछ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो उनके लिए क्या स्पेशल डाइट चेंजेस हम लोगों को करवाना चाहिए? आई थिंक इस पूरे सिनेरियो में जो बात है रानी, वो ये है कि हमें हेल्थ के प्रति जागरूक होना चाहिए। आज कोविड ने कम से कम ये तो हमें कर दिया है कि हमें साफ सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए, हमें खाने के प्रति जागरूक होना चाहिए, हमें आराम के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में। कोई स्पेशल एक पर्टिकुलर डाइट में नहीं कहूँगी कि यही खाने से आप कोविड होने से बच सकते हैं, पर सेहतमंद रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, प्रोटीन लेना, कम से कम 2 हेल्पिंग फ्रूट्स की लेना, सैलेड्स लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। साथ में कुछ हमारी जो देसी चीज़ें हैं, तुलसी है, जिंजर है, हनी है, हल्दी है, गिलोय है, एलोवेरा है, इस तरह की चीज़ों को हमें नॉट एज अ दवाई बट एज अ खाना अगर हम लेंगे तो वो बेहतर रहे। डॉक्टर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल आप देखते हो कोविड के नाम से लोग एंग्जाइटी फील करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, तो बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि उससे हमें कैसे फाइट करना? जी, हम इसको कहते हैं इन्फोडेमिक, मतलब एक एपिडेमिक जो इन्फॉर्मेशन की है। आजकल हर चीज व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे सर्कुलेट हो रही होती है, जो ऑथेंटिक है या नहीं है उसको कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो सर्कुलेट होती है और उससे लोग पढ़ के डरते हैं, डेथ रेट्स देख के, नंबर ऑफ पेशेंट्स देख के। देखिए, एंजाइटी तो किसी चीज का हल है नहीं जी, और ये बात भी सच है कि इतनी सारी मुसीबतें ह्यूमन काइंड पे आई हैं, ये भी उनमें से एक है। अगर हम उस सबको सर्वाइव कर गए तो डेफिनेटली हम इसे भी सर्वाइव कर जाएंगे। हमें जागरूक रहना है, डर के मारे बिल्कुल वो निरस्त हो जाना या बिल्कुल एकदम से स्थिर पड़ जाना या अपना काम भी नहीं कर पाना, ये इसका हल बिल्कुल भी नहीं है। ये दुनिया का अंत नहीं है। दिस टू शैल बी ओवर। बहुत ही जल्दी हम इसका कोई ना कोई और भी अच्छा कारगर हल निकाल लेंगे। तब तक आप अपना अच्छा सा ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और आखिर में मैं कैनवन टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस बात को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि वो जो काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रिवेंशन के लिए है या लोगों के लिए दवाई की किट पहुँचाना है या डायग्नोसिस में गवर्नमेंट की हेल्प करना है, वो बहुत ही सराहनीय है। हम इस बात को बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू डॉक्टर। तो ऑडियंस देखिए, डॉक्टर सुशीला ने हमें सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए हैं, खान पान में क्या चेंजेस करने हैं वो सभी बताए हैं। हमें होम क्वारंटीन, हॉस्पिटल क्वारंटीन क्या करना चाहिए, डेली की लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना चाहिए, वो सभी डॉक्टर ने